हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज जो है हम हिंदू न्यूज़पेपर देखेंगे अभी 15 मई का। इसमें हम एडिटोरियल्स और जो इम्पोर्टेंट खबर है आपके एग्जाम के लिए उसको हमने रखा है, सिर्फ बाकी खबर हम नहीं रखे हैं। तो इस आधे घंटे 45 मिनट के वीडियो में आपको पूरा जो न्यूज़पेपर कवर हो जाएगा, तो इसको वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको जो बाकी वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, आप उसको आप देख पाएँ। इसके अलावा आप NCERTs और इकोनॉमिक्स के वीडियोज भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के, और ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दिया है जिसको जाकर के आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आपका न्यूज, स्पुतनिक 5 वैक्सीन रोल्ड आउट इन इंडिया एट 995 पर डोज। तो ये कल जो है स्पुतनिक 5 वैक्सीन को रोल आउट कर दिया गया है। बेसिकली पहला फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन फ्रॉम रसिया एडमिनिस्टर्ड इन हैदराबाद में पहला डोज जो है ये डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के जो पर्सन है उनको दिया गया। तो इसका जो प्राइस रखा गया 995 पर डोज, 2 डोज की वैक्सीन है ये। तो एक डोज का कीमत रखी गई है अभी 995 रुपये। ये बेसिकली इंडियन मार्केट अभी जो है ये वहां से इंपोर्ट की जा रही है, इसीलिए दाम इसका कॉस्ट हाई है। बाद में इसको इंडिया में जब मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो इसका दाम कम हो सकता है। तो ये जुलाई से इसका मैन्युफैक्चरिंग शायद स्टार्ट होगा। इंडियन मैन्युफैक्चर डोजेज जो है वो इंडिया में मार्केट में जो है जुलाई से आने की संभावना है। उसके बाद इसके दाम कम हो सकते हैं। तो ये जो वैक्सीन है बेसिकली इसका जो कंडीशंस है, इसको -18 डिग्री सेल्सियस पे रखना जरूरी है, जिसके कारण बेसिकली कोल्ड चेन कुछ उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अभी जो प्लानिंग है इसको मेट्रोज और टायर 1 सिटीज में इसको रखा जाएगा, रोल आउट किया जाएगा, जहां पर कि कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑलरेडी। तो ये जैसा कि मैंने कहा 2 डोज की वैक्सीन है, और जैसा इंटरनेशनल मार्केट में इसका प्राइस है उतना ही प्राइस यहाँ भी रखा गया है इंडियन मार्केट में। ये इसको बनाया गया है, बेसिकली डेवलप किया गया है गैमेलिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, मॉस्को की इंस्टीट्यूट है, इसने इसको डेवलप किया है। और RDIF जो वहाँ की है ना, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड जो है इसको मार्केट कर रही है ग्लोबली जो इसका मार्केटिंग हो रहा है अलग देशों में, उसका मार्केटिंग जो है बेसिकली ये इंस्टीट्यूट जो है रसिया की वो उसको कर रही है। बैंक रोलिंग जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा और भी कुछ आप जान सकते हैं इस वैक्सीन के बारे में। बेसिकली ये जो है 2 डिफरेंट वायरस को यूज करके बनाई गई है, जो कि जो हमारे शरीर में जो कॉमन कोल्ड है उसको उसका कारण होता है एडेनो वायरस, जिसके कारण कॉमन कोल्ड देखा जाता है। तो ये 2 तरह के डिफरेंट वायरसेस से मिला करके इस वैक्सीन को बनाया गया है। इसमें खास बात क्या है कि इसमें जो है 2 डोजेज जो है अलग अलग डोज, उस दोनों में अलग अलग वेक्टर को यूज किया गया है, अलग अलग वायरस के वेक्टर को यूज किया गया है। इससे क्या होता है, प्रोवाइड इम्यूनिटी विथ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो इम्यूनिटी जो है वो ज्यादा दिन तक के लिए रहती है इस वैक्सीन के केस में। देन वैक्सीन यूजिंग सेम डिलीवरी मैकेनिज्म। बाकी वैक्सीन क्या है, सेम जो वायरस है या सेम जो वेक्टर है उसी को दोनों डोजेज में यूज किया जाता है। बट इसमें जो है अलग अलग वेक्टर को यूज किया गया है। इससे क्या है, इम्यूनिटी का ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा रहेगा। 2 शॉट्स का डिफरेंस जो गैप होना चाहिए वो 21 दिन का होना चाहिए इस वैक्सीन में। और इसको जैसे हमने कहा -18 डिग्री सेल्सियस पे रखना है आपको लिक्विड फॉर्म के लिए। लेकिन अगर इसको फ्रीजर ड्राइड फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो इसको हम 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में रख सकते हैं, यानी कि नॉर्मल जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके फ्रीजर में इसको रखा जा सकता है, कन्वेंशनल रेफ्रिजरेटर में। तो इस केस में इसका रोल आउट जो है बाकी शहरों में भी छोटे शहरों में भी किया जा सकता है। तो ये पूरी जो वैक्सीन स्पुतनिक 5 वैक्सीन के बारे में आप इसको नोट कर सकते हैं। प्रीलिम्स में किसी में आपका सवाल पूछा जाता है तो इसके बारे में किसने इसको डेवलप किया है, कॉस्ट क्या है इसका, 2 डोजेज हैं, और उसके बाद फिर इसका ना ये जो है किसने डेवलप किया है, और यहाँ पे इसकी क्या वेक्टर है, किस वेक्टर से ये बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन आर लेस इफेक्टिव अगेंस्ट B1.617 स्ट्रेन। ये जो इंडियन स्ट्रेन है इसके अगेंस्ट में इसको चेक किया गया बेसिकली, तो पाया गया कि उतना इफेक्टिव नहीं है, प्रोड्यूस ओनली 50% एंटीबॉडीज। तो इसने देखा है 50% ही एंटीबॉडीज इसमें प्रोड्यूस करता है इस स्ट्रेन के अगेंस्ट में, जो कि इंडियन स्ट्रेन एक तरह से है जो इंडिया में ज्यादा देखा जा रहा है इसको। तो वैक्सीन लेकिन फिर भी एक अच्छा टूल है इसका, नहीं आप इसका मतलब ये नहीं कि आप वैक्सीन ना लगवाएं, ये वैक्सीन फिर भी आपको कोविड से सुरक्षा देने में काफी कारगर है, तो इसको जरूर आप लगवाएं। तो ये बेसिकली रिसर्च जो किया गया है ये है ICMR की लेबोरेटरीज ने किया है, NIV लेबोरेटरी जो उसने इसको किया है रिसर्च को। तो ये इसको है ना B1.7 जो है वैक्सीन के स्ट्रेन के अगेंस्ट में इसको देखा गया। तो दे फाउंड रफली 55% फीवर एंटीबॉडीज देन द एंटीबॉडी जनरेटेड अगेंस्ट B.1। तो जो बाकी स्ट्रेन के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बन रही थी इस वैक्सीन के केस में, और ये इंडियन स्ट्रेन के केस में इसका जो एंटीबॉडी है वो 55% करीबन कम बना है।
लेकिन फिर भी इसको सही है वैक्सीन लगाना वायरस के लिए, कोविड से बचने के लिए। नेक्स्ट आपका जो फ्रंट पेज न्यूज है, यूएस स्लाइडर टर्टल्स पोज ए थ्रेट इन नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो बेसिकली देखा गया है कि टर्टल, स्लाइडर टर्टल जो है, ये पिक्चर आप देख रहे हैं जिसका, तो इसको इन नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। तो एज ए पेट की तरह इसको लोग है ना रख रहे हैं, पेट मतलब आप पालतू की तरह रख रहे हैं। लेकिन इसका जो है निगेटिव इफेक्ट देखा गया है यहाँ पे, जो थ्रेटनिंग टू इन्वेड नेचुरल वाटर बॉडीज अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट। तो नेचुरल वाटर वहाँ की जो अपनी स्पेसीज हैं, जो प्रजाति हैं टॉर्टोइज की, वहाँ पे बहुत सारी टर्टल और टॉर्टोइज की प्रजाति पाई जाती है नॉर्थ ईस्ट में। तकरीबन 72% जो है वहाँ पर टर्टल और टॉर्टोइज स्पेसीज है जो देश में पूरी है, उसमें 72% जो है वो नॉर्थ ईस्ट में ही पाई जाती है। तो काफी ज्यादा प्रजातियां जो है टर्टल की पाई जाती है वहां पर। तो इस देखा गया कि ये जो प्रजाति है आपकी, जो बाहर, ये इंडियन प्रजाति नहीं है, ये बेसिकली यूएस और नॉर्दर्न मेक्सिको की स्पेसीज है। तो यहाँ पे आने के कारण ये जो लोकल जो स्पेसीज है, यहाँ की जो अपनी स्पेसीज है, उस पर थ्रेट देखा जा रहा है कि वो बेसिकली क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है वहाँ के स्पेसीज को। ग्रो, ये वो जल्दी ग्रो कर जाती है और वर्चुअली लीव नथिंग फॉर द नेटिव स्पेसीज टू। तो जो वहाँ की स्पेसीज है, जो वहाँ की टर्टल टॉर्टोइज स्पेसीज है, जो जानवर है वहाँ के अपने, उनको लिए खाने के लिए या उनके सर्वाइवल के लिए कुछ बचता नहीं है। तो ये तरह से वहाँ के उनके सर्वाइवल के लिए तरह से थ्रेट देखा जा रहा है। तो ये रिसर्च किया गया बेसिकली हेल्प अर्थ और बाकी एजेंसीज ने, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में भी रिसर्च किया है। तो ये बेसिकली आप इसको नेटिव स्पेसीज और जो इन्वेसिव जो स्पेसीज होता है उसके बीच में जो होता है कि इन्वेसिव स्पेसीज के कारण जो नेटिव स्पेसीज को थ्रेट होता है, उसमें केस स्टडी में आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है, मॉनसून लाइकली टू अराइव ओवर केरला इन ऑन May 31। ये IMD ने प्रोजेक्ट किया है। इसके साथ ही साथ एक साइक्लोन जो है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये देखा गया आने का, अभी वार्निंग जारी की गई है। तौक्टे एज अ स्टॉर्म विल फॉर्मली कॉल, ये नाम है इसका बेसिकली। ये इट कुड इंटेंसिफाई इनटू वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, इस कैटेगरी में जा सकता है। जिसका मतलब इसका स्पीड अगर 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा अगर होता है तो इट शुड मेक ए ग्रेट सी साइक्लोन। और उसके ग्रेट सी साइक्लोन से ज्यादा बन सकता है, और अगर ज्यादा स्पीड बढ़ती है तो सुपर साइक्लोन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो है बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होता है, इसको आपको समझना जरूरी है ज्योग्राफी में। और बेसिकली आपका जो प्रीलिम्स हो या जीएस मेन पेपर हो, दोनों में इसका काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडिया में देखने को मिलते हैं, अम्फान जैसे है, बाकी सब है। तो उसके लिए आपको जरूरी है ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझना। ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म कैसे होता है, ये पिक्टोरियल मेथड से आप समझ सकते हैं। ये जो सी है, इसमें आपका जो वाटर इवेपोरेट करेगा और कम्स इन कॉन्टेक्ट विद मास ऑफ कोल्ड एयर फॉर्मिंग क्लाउड्स। क्लाउड बने, उसके बाद कॉलम ऑफ लो प्रेशर, ये देख रहे हैं आप कॉलम बन रहा है, लो प्रेशर, इसके अंदर लो प्रेशर है काफी सेंटर में, और विंड्स उसके अराउंड रिवॉल्व, विंड्स कॉलम बन जाते हैं जो कि उसके रोटेट करती है। ये स्पीड जैसे जैसे यहाँ पे जैसे प्रेशर ये कम होगा यहाँ पे सेंटर में, स्पीड जो है विंड की इसके अराउंड इंक्रीज करेगी। तो विंड जो है बेसिकली हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करता है। तो विंड जिसके अगेंस्ट ज्यादा मूव करना शुरू करेगी, आप देख रहे हैं स्पीड बहुत बढ़ गया। इसके बाद ये जो है लैंड की तरफ मूव करेगा, ये सी में फॉर्म, उसके बाद लैंड की तरफ इस स्पीड से मूव करता है। तो जितना ज्यादा टाइम ये जो समुद्र में रहेगा ये साइक्लोन, उतना ज्यादा वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि उतना ज्यादा वो क्या होगा, पानी यहाँ से खींचेगा और उतना ज्यादा उसमें स्ट्रांग फोर्स हो जाएगा। तो जैसे वो जमीन पे आएगा समुद्र के तट पे, तो उतना भारी मात्रा में वो उसका इफेक्ट होगा। तो ये देखा जाए, जैसे लैंड पर आता है धीरे धीरे जो है जमीन पर जैसे जो वो मूव करता है अंदर की तरफ, उसका स्पीड और जो फोर्स है उसका सिवियरिटी जो है वो कम होने लगता है। तो बेसिकली ज्यादातर वो समुद्र पे ज्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि यहाँ से वो पानी खींच रहा है, वाटर ले रहा है उसको, तो उसका स्ट्रेंथ जो बढ़ता चला जाता है। लैंड पे आते आते वो फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। ग्रेडिंग ऑफ साइक्लोन जैसे हमने भी देखा, टाइप 2 ग्रेड 2 हमने देखा। तो ग्रेडिंग ऑफ साइक्लोन बेसिकली स्पीड के बेसिस पे किया जाता है। साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसे 88 किलोमीटर प्रति आवर से कम में है। सुपर सीवियर साइक्लोन हो गया आपका 120 के अप्रोक्स में। वेरी सीवियर उससे ज्यादा आपका हो गया। एक्सट्रीमली सीवियर आपका हो गया 220 तकरीबन किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक में जा रहा है। और सुपर साइक्लोन जो 200-220 किलोमीटर से ज्यादा अगर रेट में है तो उसको सुपर साइक्लोन के कैटेगरी में रखा जाता है। में सबसे ज्यादा सीवियर साइक्लोन, स्पीड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो इफेक्ट करने का, मतलब कि डिजास्टर करने के लिए वो तैयार है। ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिकल साइक्लोन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो यहाँ पे हमें साइक्लोन इसको कहा जाता है इंडियन ओशियन में तकरीबन। और ये अटलांटिक में और आपका जो वेस्टर्न पैसिफिक में ये इसको कहा जाता है हरिकेन्स।
सेम चीज को। और यहाँ पे जो ईस्टर्न पैसिफिक में आपको इंडो पैसिफिक में देखा जाता है, इसका नाम है टाइफून्स। तो ये टॉपिक का सर्कुलर नाम बेसिकली अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन रीजन कहाँ पे वो हो रहा है और कहाँ पे वो इफेक्ट कर रहा है। इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है जो प्रीवियसली एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका आप देख सकते हैं, इसके बेसिस पे आप आंसर इसका कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इन साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्ट एशियन पैसिफिक रीजन, साउथ अटलांटिक आपका हो गया और साउथ ईस्ट पैसिफिक रीजन में जो साइक्लोन डू नॉट ओरिजिनेट, इसका क्या कारण है? पहला, सी सरफेस टेम्परेचर इज लो। दूसरा, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सेल्डम अकर्स। ये बेसिकल जोफी का टर्म्स है, ITCZ। ये बेसिकल इक्वेटर के पास में होता है। कॉरियोलिस फोर्स इज टू वीक, ये जोग्राफी का है। और एब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन। ये 4 रीजन बताया गया, आपको सही रीजन बताना है कि इस रीजन इस एरिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्यों नहीं ओरिजिनेट होते हैं। तो ये मैं बता दूं हिंट के लिए, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, 2015 में शायद आया था। तो इसको देख करके आप अपना ये नोट्स देख करके अपना जो एग्जाम आपने पढ़ाई की है उस बेसिस पे इसका आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ मूव करेंगे। तो अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को। और सब्सक्राइब बटन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जो है उसको दबा सकते हैं। तो जो पहला एडिटोरियल है, इन कोविड स्टॉर्म द की प्रिंसिपल ड्रिवन होम। तो ये बेसिकली जो है कोविड स्टॉर्म को लेकर के कुछ बताया इन्होंने, हेल्थ को लेकर के क्या क्या जो हमें जिस चीज पे फोकस करने की जरूरत है, बेसिकली गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स क्या है। पहला इन्होंने बताया हेल्थ यूनिवर्सल हेल्थ केयर वर्सेज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो ये दो चीजों पे है ना डिबेट जो है, ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। हेल्थ कवरेज मतलब इंश्योरेंस कवरेज अब कैसे हो गया। तो इसमें जो बताया इन्होंने कि इंडिया में प्लानिंग कमीशन ने नवंबर 2011 में बताया था कि प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग ऑफ पब्लिक फैसिलिटी यही एक मात्र वे आउट है टू रीच मेडिकल सर्विसेज टू द पॉपुलेशन एज ए होल। तो सारे पॉपुलेशन तक मेडिकल सर्विसेज पहुंचे, सभी लोगों तक, रूरल एरिया में हो या अंदर के एरिया में जो है लोग हैं उनके लिए पब्लिक फैसिलिटी हेल्थ फैसिलिटी पहुंच सके। इसके एकमात्र जो इसको कर सकते हैं, इसका जो स्टेप है वो आपका प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथिंग ऑफ पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी जो उसको हमें स्ट्रेंथन मजबूत करना होगा रूरल एरिया में और बाकी डिस्ट्रिक्ट एरिया में। लेकिन 2014 के बाद देखा गया कि इंश्योरेंस पे ज्यादा गवर्नमेंट का फोकस रहा है, जैसे कि आयुष्मान भारत हमने देखा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। लेकिन देयर इज नो गेटिंग अवे फ्रॉम स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज एंड मेकिंग द फंडामेंटल वे ऑफ इंश्योरिंग अ हेल्दी लाइफ। तो ये इन्होंने कहा है कि बेसिकली राइटर का कहना है कि ये इससे सब कुछ नहीं हो पाएगा। बेसिकली अभी हमने जो कोविड में देखा बेसिकली कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी अगर मजबूत नहीं होगी तो इस इंश्योरेंस का कोई फायदा नहीं है एक तरह से। कोविड में हमने देखा है। इसका एग्जाम्पल दिया बेसिकली केरला का। केरला में बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर स्टार्ट किया था पब्लिक हेल्थ केयर में 1950 में, और उसका अभी जो है परिणाम देखने को मिल रहा है वहां पर कि वहां पे एक प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो लेबर इंटेंसिव है, तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रही है, वहां के जो एम्प्लॉयड है ट्रेन पर्सनल मिल रहे हैं। उसके अलावा इनहेंस्ड पीपल्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस, क्योंकि बीमार अगर आप कम पड़ेंगे तो प्रोडक्शन आपका जो इफिशियंसी ज्यादा अच्छी होगी। टू बी इकोनॉमिक एसेट्स, आप इकोनॉमिक एसेट्स होंगे, एक तरह से इकोनॉमिक लाइबिलिटी नहीं होंगे, क्योंकि आप में एबिलिटी होगी, आप में कुछ वर्किंग आपका अच्छा होगा, आपका जो छुट्टी आपकी कम होगी। इन दिस द स्टेट मच मोर देन कुड बी इमेजिन। तो ये बेसिकली आप केस स्टडी के तौर पर इसको देख सकते हैं कि कैसे केरला में जो है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी को में इन्वेस्ट करने के कारण क्या वहां पे बेनिफिट देखने को मिला है। दूसरा कहा जाता है यहाँ पे इन्होंने क्रिटिसाइज किया फेथ ओवर साइंस एंड साइलेंसिंग ऑफ रेशनलाइज्ड एज वेस्टर्न एंड एलियन टू द इंडियन इथोस। तो ये जो बेसिकली ये देखा जा रहा है कि अभी जो रेशनलिस्ट को साइलेंस करने का जो चला जा रहा है कि भाई जो अगर कोई रेशनल बातें कह रहा है रीजन बेसिस पे कर रहा है तो उसको वेस्टर्न कहा जा रहा है, वेस्टर्न इथो को फॉर्म कहा जा रहा है। जैसे कि योग गुरु का जो उन्होंने कहा अलग जो मेडिसिन है आपका, उसको गवर्नमेंट ने इंडोर्स किया, जबकि डब्ल्यूएचओ ने इसको इंडोर्स नहीं किया इस चीज को। इसके अलावा 2017 के कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स इसमें बताए गए हैं। तो पब्लिक एलोकेशन फॉर साइंस हैव फॉलन एंड इंडियन साइंटिस्ट क्रिटिसाइज टू स्पीकर्स इंडियन साइंस कांग्रेस फॉर मेकिंग बिजार अनसाइंटिफिक क्लेम्स। तो ये देखा जा रहा है बेसिकली। उसके अलावा हमने देखा आयुष मिनिस्ट्री coming under fire frequently for peddling none cures with the weight of government of India। तो बेसिकली आयुष मिनिस्ट्री भी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बता रही है उसको भी है ना साइंटिफिक को रीजन नहीं है उसका, बेसिकली साइंटिफिक बेसिस नहीं है कुछ। उसके अलावा लास्ट ईयर नो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स वर empowered to enough to see advising, directing, taking questions और गिविंग आउट एडवाइस दैट पब्लिक कुड ट्रस्ट। तो ये सब देखा कि साइंटिफिक कम्युनिटी को हम इंगेज नहीं कर रहे हैं स्पेशली कोविड के समय में, ताकि वो एक ना जो एविडेंस बेस्ड जो एडवाइस जो है लोगों तक जा सके।
इसके बाद कुंभ मेला के उन्होंने कहा है कि इस पे ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पे एपिडेमियोलॉजिस्ट को कुछ कंसल्ट नहीं किया गया कि इसको कराना है या कैसे कराना है। नेक्स्ट जो आपका कंसर्न में बताया डेटा इंटीग्रिटी का, डेटा इंटीग्रिटी जैसे डेटा यहाँ पे जो इंडिया में क्या शेयरिंग इतना गवर्नमेंट नहीं कर रही है, डेटा हेजिटेंसी देखने को मिल रही है, इसका भी एक नेगेटिव इफेक्ट देखा जा रहा है कोविड के समय में। तो चाहे वो कोई भी डेटा, इकोनॉमिक डेटा हो या कोई कोई दूसरा डेटा हो, तो गवर्नमेंट जो डेटा को, लेबर सर्वे डेटा है, इसका डेटा को जो गवर्नमेंट छुपा रही है, जो कि सही नहीं है। तरह से कोविड डेथ का इन्होंने से बात की है। इफ यू डू नॉट ट्रैक इट ऑनेस्टली एंड एक्यूरेटली, अगर आप सही डेटा नहीं देते हैं तो आप डिजीज को समझ नहीं पाएंगे, और इफ यू डू नॉट डू दैट देन यू कैन नॉट हैंडल इट एंड स्टिल रेस्क्यू द फ्यूचर्स बाय एक्यूरेट प्रिडिक्शंस। तो आप अगर उसको समझ नहीं पाएंगे तो उसको आप हैंडल नहीं कर सकेंगे, और उसके कारण जो आप फ्यूचर प्रिडिक्शंस जो है वो नहीं सही से हो पाएगा, और उस डिजीज से हम लड़ नहीं पाएंगे। इंडिया मोर्टेलिटी रेट वो काफी हाई है, अगर ऑफिशियल डेटा के हिसाब से देखें तो उससे काफी ज्यादा रियल जो डेटा है वो ज्यादा है आपका। इससे इंडिया का इंटरनेशनल इमेज भी जो है वो खराब हो रहा है। चौथा आखिरी प्रिंसिपल जो है, जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटरिंग गुड इकोनॉमिक्स अराउंड इंप्रूविंग द लाइफ्स ऑफ दोज वर्स्ट ऑफ। तो जो बेसिकली जो पुअर है या जिनका खराब हुआ है स्थिति, उनको लिए सेंटरिंग गुड इकोनॉमिक्स उसके लिए जरूरत है। जैसे कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई तकरीबन 230 मिलियन इंडियंस जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए हैं इस पेंडेमिक के कारण। इसी स्टर्निंग डिसरिगार्ड फॉर ग्लोबल एक्सपीरियंस, तो इंडिया को जो है बेसिकली ग्लोबल एक्सपीरियंस से देखना चाहिए कि बाकी देशों ने कितना एक्सपेंडिचर किया है इस कोविड को लेकर के। पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा है, जैसे जो विदिन में बिग स्पेंडिंग यूके में देखा गया कि ऑस्टेरिटी में आपका उन्होंने स्टार्ट किया, जर्मनी लॉन्चिंग द बिगेस्ट स्टेट स्पेंड, और चाइना हिस्टोरिकल ड्राइव टू एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो ये सब इंडिया में भी हमें जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कोविड से हम लड़ सके। जो पुअर कैटेगरी में चले गए हैं उनके लिए सही वेलफेयर स्कीम्स, फूड, एम्प्लॉयमेंट, ये हमें जरूरत है, पैसा देने की जरूरत है। द मोस्ट पुअर एंड वनरेबल मस्ट बी प्रिंसिपल रादर देन मैटर ऑफ एम्बेरसमेंट। तो ये बेसिकली यहाँ पे इन्होंने कहा है कि क्या हमें कोविड से हमने सीखा है और क्या हमें उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। एक तो हो गया आपका पब्लिक हेल्थ को लेकर के, हेल्थ फैसिलिटीज को हमको अच्छी करनी है। दूसरा, हमें जो साइंस पे फेथ रखना है, बेसिकली साइंस के ऊपर हमें एविडेंस बेस्ड पॉलिसी लेनी चाहिए। तीसरा जो आपका हो गया कि डेटा हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए, डेटा जो सही डेटा हमें शेयर करना चाहिए ताकि सही पॉलिसी हम बना सके। और चौथा जो है एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जरूरत है जीडीपी का, ताकि हम जो पुअर और जो बाकी जो वनरेबल है उनको हम सही कुशन दे सके इकोनॉमी इस समय में। ये चार बेसिकली एडवाइस इस तरह से वैक्सीन, ये पेंडेमिक से हम लड़ने के लिए। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल लैंड हेल्पिंग हैंड टू चिल्ड्रन द राइट वे। तो ये बेसिकली जो अडॉप्शन है उसको लेकर के उन्होंने बताया कि क्या सही प्रोसीजर है। अगर कोई चाइल्ड को अगर आप देखते हैं, जैसे अभी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि रिक्वेस्ट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन द पेंडेमिक, तो ये बहुत ही देखा जा रहा है मैसेजेस। तो ये सही नहीं है, एक तरह से ये सही प्रोसीजर नहीं है अडॉप्ट करने का, तो इससे आपको बच के रहना है। तो इन्होंने बताया कि क्या सही प्रोसीजर है अगर आपको कोई बच्चा मिलता है जो कि ऑर्फेंड है या किसी माँ बाप ने उसके नहीं है, सड़क पे आपको मिलता है वैसा कुछ, तो उसके लिए क्या आपको करने की जरूरत है, ये उन्होंने बताया है लीगली। तो अगर कोई आपको इंडिविजुअल हु फाइंड्स एन ऑर्फन चाइल्ड, तो आपको क्या करना है, पहला आप कर सकते हैं 1098 चाइल्ड लाइन नंबर है, ये इमीडिएटली इस पे आपको कॉल करना होगा। इससे क्या होगा, ये नोडल एजेंसी है चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन गवर्नमेंट की, ये अपने इसके एनजीओ या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो वो आकर के इमीडिएटली आएंगे और बच्चे का चार्ज ले लेंगे, बच्चे को अपने कस्टडी में ले लेंगे और बाद में जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे। एक तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर को कंसर्न करें, जिसका कि नंबर आपको इस पोर्टल पे मिल जाएगा। तीसरा अल्टरनेटिव क्या, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं आप, और इट्स चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर जो कि स्पेशली ट्रेन किया गया है इस केसेज के लिए। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन आपके पास, आखिरी ऑप्शन जो है 112 जो इमरजेंसी रिस्पांस नंबर है इंडिया का, पैन इंडिया नंबर, इस पे आप डायल करके बच्चे को सौंप सकते हैं सही अथॉरिटी के पास में। तो ये नॉन रिपोर्टिंग ऑफ सच चिल्ड्रन ऑल्सो पनिशेबल ऑफेंस, अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं देखने के बावजूद तो ये भी पनिशेबल ऑफेंस है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर में। ठीक है, तो ये आपका होगा कि अगर आपने देखा है तो उसको आपको कैसे रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग हो गया पहले तो पहला स्टेप। इसके बाद अब आते हैं एजेंसीज क्या करती है। तो एजेंसी क्या करती है, एजेंसी जो है चाइल्ड विद इन 24 आवर्स बिफोर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, इसके सामने इसको पेश किया जाएगा उस एजेंसी के द्वारा 24 घंटे के अंदर में। उसके सीडब्ल्यूसी डिसाइड करेगी कि क्या बच्चे को चाइल्ड होम भेजना है या फिट फैसिलिटी और फिट पर्सन, किसको भेजना है, ये सीडब्ल्यूसी डिसाइड करेगी। स्टेट 10 टेक केयर ऑफ, अगर 6 साल से कम है तो स्टेट
Thus take care of such children who are in need of care and protection, जो need till they turn 18 years. एडल्ट होने तक जो है स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चाइल्ड को प्रोटेक्शन देना, केयर करना उसकी. और thus any voluntary or NGO who is not registered as per requirement cannot house children in the need of care. तो ये वही इसको नीड और केयर दिया जा सकता है, देगा जो कि रजिस्टर्ड एनजीओ या अथॉरिटीज है, वहीं पे इसको भेजा जाएगा बच्चे को. जब उसके बाद चाइल्ड को लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन डिक्लेयर कर दिया जाता है CWC के बाद, तो अडॉप्शन जो स्टार्ट हो सकता है. एडॉप्शन की प्रक्रिया जो बेसिकली ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है, ये जे एक्ट के अंदर में इसको रखा गया है, जो कि सेक्युलर एक्ट है, मतलब कि कोई भी रिलीजन के आप हों अगर, तो उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं इस एक्ट के अंदर में. इसके अलावा एक और जो है ना एक्ट है आपका हिंदू, अगर केसेज में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, इसके अंदर भी अडॉप्शन होता है. ये जो है बेसिकली पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है. सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो है, काड़ा जिसे कहा जाता है, इसके अंदर में ये पोर्टल है, उसको मॉनिटर करती है पूरा. इंटर कंट्री या इंटर कंट्री जो है अडॉप्शन अगर है तो सारा इसके अंदर ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है. ये उसके बाद एटलीस्ट वन पुलिस ऑफिसर, ये गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेज इंडिया में, कि एटलीस्ट जो एक पुलिस ऑफिसर, नॉट द असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रैंक का हो, हर पुलिस स्टेशन में मैंडेटरी है टू अंडरगो ट्रेनिंग टू डील विद चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट. तो चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट से कैसे डील करना है, इसको ट्रेनिंग इनको मिलेगी. ये चाइल्ड ऑफिसर की तरह से होंगे, ये यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे और नीड टू बी चिल्ड्रन फ्रेंडली होना जरूरी है इनका. इस डिस्ट्रिक्ट इज सपोज टू हैव स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट. तो हर डिस्ट्रिक्ट में भी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट की जरूरत है, जो कि हेड किया जाएगा डीएसपी के रैंक ऑफिसर के द्वारा. चिल्ड्रन आर इंपॉर्टेंट नेशनल एसेट्स एंड वेल बीइंग ऑफ नेशन एंड इट्स फ्यूचर डिपेंड ऑन हाउ इस चिल्ड्रन ग्रो एंड डेवलप. ये हम सब जानते हैं कि चिल्ड्रन जो एक नेशनल एसेट्स है, कैसे उसको आप ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके बेसिस पर इंडिया का फ्यूचर जो है, किसी देश का फ्यूचर डिसाइड होता है. तो ये पूरा जो चाइल्ड अडॉप्शन और चाइल्ड अगर आपको मिलता है नीड ऑफ केयर, तो आपको क्या करना है, उसमें क्या आगे प्रोसीजर है, इसका बताया गया है. ये हमने पहले भी 2 दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था एक आर्टिकल पे, तो इसको आप जरूर नोट डाउन कर ले. तो अभी कोविड में बहुत सारा देखा गया है कि ये जो है सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो चाइल्ड जो है ऑर्फनेड हो गए हैं, वनरेबल हो गए, जिनके पेरेंट्स डेथ कर गए हैं कोविड के कारण. तो ये आप एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस प्रोसीजर को आप जरूर ध्यान में रखें. नेक्स्ट आपका आर्टिकल है एडिटोरियल आउट ऑफ लाइन. ये बेसिकली जो वेस्ट बंगाल में जो गवर्नर ने उन्होंने विजिट किया पोस्ट पोल वायलेंस हिट एरियाज को, इसका उन्होंने बताया कि बेसिकली पॉलिटिकली है ये, कि ये सही नहीं है इस तरह से पब्लिक में जो है गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना. प्राइवेटली आप जो है मैसेज दे सकते हैं गवर्नमेंट को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को, बट वो कॉन्फिडेंस में लेकर के प्राइवेट में होना चाहिए. पब्लिक में ऐसा मैसेज देना सही नहीं है. नेक्स्ट आपका आर्टिकल है चीज द फायर. ये बेसिकली इजराइल और गाजा अटैक जो उसको लेकर के, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं. नेक्स्ट आपका आर्टिकल है 21 मेंबर्स ऑफ वनरेबल ट्राइब्स इन्फेक्टेड. तो ये आपका एडिटोरियल खत्म हो गया. अब हम बाकी न्यूज, नीचे जो न्यूज उसको देख रहे हैं. तो आप इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें, अगर आप सब्सक्राइब आपने नहीं किया और आपको वीडियो अच्छा लगा अभी तक, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं. तो 21 मेंबर्स ऑफ वनरेबल ट्राइब्स इन्फेक्टेड. तो ये बेसिकली जो है वनरेबल ट्राइब जो होते हैं पीवीटीजी, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप्स, इसके कुछ मेंबर्स को देखा गया कि वो इफेक्ट हो रहा है. स्पेशली उड़ीसा में देखा गया है 21 ट्राइबल्स अक्रॉस 8 डिफरेंट पीवीटीजी ग्रुप्स इन स्टेट, उड़ीसा स्टेट में सो फार टेस्टेड पॉजिटिव, इंक्लूडिंग 2 फ्रॉम बोंडा ट्राइब्स. तो ये जो ट्राइब्स है बेसिकली सेक्लूडेड रहते हैं, अलग एरिया में रहते हैं, तब भी लेकिन देखा गया है कि यहाँ पे इन्फेक्शन फैल रहा है. तो इसमें गवर्नमेंट को स्टेप लेने की जरूरत है. तो आपके लिए जो जानने की जरूरत है पीवीटीजी ग्रुप होता क्या है बेसिकली, इसका हमने कुछ नोट्स रखा है यहाँ पर. पीवीटीजी ग्रुप जो है बेसिकली 1973 में एक कमीशन बनाया गया था, देवार कमीशन, जिन्होंने एक ग्रुप को बनाया था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप. ये अलग ग्रुप इन्होंने बनाया, एक सेपरेट कैटेगरी. उन ट्राइबल ग्रुप के अंदर में इन्होंने कहा कि एक अलग कैटेगरी बनाने की जरूरत है, जिसमें कि आप लेस डेवलप्ड जो है ट्राइबल ग्रुप के अंदर में लोग जो है एक ग्रुप जो लेस डेवलप भी है, उसको आप इस कैटेगरी में रखें, एक सेपरेट कैटेगरी में, ताकि आप सेपरेटली आप उसको फोकस कर सके और उस ग्रुप का हम वेलफेयर देख सके. 2006 में गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करके पीवीटीजी कर दिया गया था, जो अभी हम देखते हैं प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप. ये ज्यादा वनरेबल है ट्राइबल ग्रुप, मतलब ट्राइबल्स तो ऐसे ही वनरेबल है, उसके अंदर में कुछ ग्रुप और भी है जो कि ज्यादा वनरेबल है, मतलब ज्यादा उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इलिटरेसी नहीं है, ज्यादा लोग भी नहीं, छोटा ग्रुप है, कम लोग हैं उसमें, अलग अलग रहते हैं. तो ये ज्यादा वनरेबल माने गए हैं, इसीलिए इनका अलग कम्युनिटी, एक अलग ग्रुप बनाया गया है गवर्नमेंट ने. कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स सारे ग्रुप में देखी जाती है. इसमें होमोजीनियस है, एक साथ रहते हैं, जैसे स्मॉल पॉपुलेशन, छोटा पॉपुलेशन है, कुछ लोग ही है. फिजिकली आइसोलेटेड है, मतलब कुछ अलग एरिया में रहते हैं, कह सकते हैं पहाड़ पे या शहरों से अलग, गांव से भी अलग.
कोई रिटर्न लैंग्वेज नहीं है जिससे कि आप पढ़ सके समझ सके उनको, रिलेटिवली सिंपल टेक्नोलॉजी एंड स्लो रेट ऑफ चेंज। अभी इंडिया में अगर बात करें तो 75 ऐसे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया गया, कैटेगराइज किया गया पीवीटीजी ग्रुप्स। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कितने ग्रुप्स हैं ऐसे, 75 ग्रुप्स जो हैं ये पीवीटीजी ग्रुप के अंदर में हैं, ट्राइबल्स। इसको रिलेटेड एक है ना हमारा क्वेश्चन भी है जो ऑलरेडी यूपीएससी में पहले पूछा जा चुका है। तो कुछ स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है इस ग्रुप के रिलेटेड में। PVTG resides in 18 states and 1 union territory. A stagnant and declining population is one of the criteria for determining PVTG status. There are 95 PVTG officially notified, and irregular and Konda distributes 80 tribes are included in the PVTG list of PVTG. यहाँ पे स्पेस होगा आपका, तो रूरल एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसको देख करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं यहाँ कमेंट सेक्शन में। ये आप जो हमें बताया अभी पीवीटीजी के बारे में, उससे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ये मैं 100% बता रहा हूँ। तो इसको आप जो नोट्स हमने दिया उसको आप फिर से पढ़ें अगर आपको समझ में नहीं आया तो, और इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका जो है व्हाट इज आयरन डोम सिस्टम। ये जो अभी इजराइल और गाजा के बीच में जो अटैक हो रहा है, तो उसमें इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है, एरियल डिफेंस सिस्टम। इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया ये है क्या सिस्टम, एरियल डिफेंस सिस्टम। ये जो बेसिकली एक मल्टी मिशन सिस्टम है जो कि कैपेबल है कि इसमें इंटरसेप्टिंग रॉकेट्स कहीं से आ रहे हैं, मान लीजिए फायर किया, जैसे गाजा से फायर किया जा रहा है हमास ने, तो उसको इंटरसेप्ट करेगा, आर्टिलरी या मोटार कुछ भी है, और प्रिसीजन गाइडेड इमिशन जैसे कि शॉर्ट रेंज डिफेंस जो है उस सबको वो इंटरसेप्ट करेगा, पकड़ेगा, और एज वेल एज एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और अनमैन्ड एयर व्हीकल्स जो ड्रोन्स है उन सबको भी ये पकड़ सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है एयर में, ओवर शॉर्ट रेंज के केस में अप टू 70 किलोमीटर। ये ऑल वेदर सिस्टम है, किसी वेदर में चलेगा, एंड कैन इंगेज मल्टीपल टारगेट्स। तो मल्टीपल टारगेट्स एक साथ मान लीजिए आ गया, मान लीजिए 50 रॉकेट 10 रॉकेट उन्होंने फायर किया एक साथ में, तो मल्टीपल टारगेट्स को ये इंटरसेप्ट कर सकता है, देख सकता है, और उसके साथ इंगेज हो सकता है। इसको लैंड पे भी और सी पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है, जैसे कभी जो वहां पे लैंड पे इसको रखा गया है, सी पे भी इसको आप शिप के ऊपर में, नेवल शिप के ऊपर में इसको आप डिप्लॉय कर सकते हैं। ये मैन्युफैक्चर किसने किया है, राफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने, और हैज बीन सर्विस इजरायली फोर्स सिंस 2011 से ये यहाँ पर इजराइल इसको यूज कर रहा है, इसके फोर्स में है। ड्रोन बैटरी कंसिस्ट ऑफ बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट, डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार। तो ये बेसिकली कंपोनेंट क्या ये बताया गया है, फायरिंग यूनिट है जो कि ऑफ 3 वर्टिकल लॉन्चर्स, तो ये विथ 20 इंटरसेप्टर मिसाइल्स ईच। तो एक इसके बाद 3 वर्टिकल लॉन्चर मतलब मिसाइल इन्होंने इंटरसेप्ट किया। क्या होता है बेसिकली, ये अगर डोम है तो यहाँ से मान लीजिए कोई मिसाइल आ रहा है, तो ये डोम क्या करेगा, इसको इंटरसेप्ट करेगा और अपना यहाँ से जब मिसाइल यहाँ पे छोड़ेगा, ये जो लॉन्चर है यहाँ से मिसाइल छोड़ा जाएगा, जो एयर में ही इसके साथ टकरा के इसको डिसंगेज में यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा, ताकि ये जो है यहाँ पे लैंड पर ना आए और यहाँ पे जो पॉपुलेशन को इफेक्ट ना करे। ठीक है, ये बेसिकली सर्विलेंस सिस्टम इन जो डिफेंस सिस्टम होता है उसका काम होता है। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई इंटरसेप्टिव पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ थ्रेटनिंग रॉकेट्स टू कैलकुलेट वेदर इट विल फॉल ऑन। इसके अलावा इसमें एक और क्या फायदा है, ये कैलकुलेट कर लेता है कि जो रॉकेट आ रहा है वो यहाँ पे गिरेगा कि जमीन में नहीं गिरेगा, क्या कहीं सी में गिरेगा। प्रिसीजन क्या है इसका, अगर वो समुद्र में गिरेगा तो उसका उनको इंटरसेप्ट करने का, उसके अगेंस्ट में रॉकेट फायर करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहाँ पे समुद्र में गिरेगा, तो वहाँ पे कोई मान हानि का हानि नहीं होगी, बेसिकली कोई लोग नहीं है, तो इसीलिए इसको छोड़ दिया जा सकता है। तो जो रॉकेट जो मान लीजिए जमीन पे गिरने वाला है या जहाँ पॉपुलेशन है वहां पे गिरने वाला है, उसको ये इंटरसेप्ट करेगा, उसके अगेंस्ट में अपना रॉकेट एक फायर किया जाएगा। तो प्रिवेंट अननेसेसरी इंटरसेप्शन, तो अननेसेसरी इंटरसेप्शन करने की जरूरत नहीं है, ओके। जो रॉकेट ऑलरेडी समुद्र में गिरने वाला है उसको क्या इंटरसेप्ट करना, उससे को हमें नुकसान तो है नहीं। इसका 2 कंपोनेंट हमने कहा, आईडोम जो है वो मोबाइल कंपोनेंट है, सिंगल ट्रक पे आप सारा कंपोनेंट रख सकते हैं और उसको चला सकते हैं, और सी डोम जो है नेवल वर्जन है जिसको कि शिप पे डिप्लॉय किया जाता है। ठीक है, कुछ लिमिटेशन है इसका, जैसे कि कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोजेक्टाइल्स को ही ये इंटरसेप्ट कर सकता है एक बार में। अगर उससे ज्यादा नंबर हो जाता है, यहाँ पे नंबर डिस्क्लोज नहीं किया गया है, उससे ज्यादा नंबर ऑफ रॉकेट्स या मान लीजिए इंटरसेप्शन आता है तो ये उसमें फेल कर जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफेंस सिस्टम जो होता है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जो आपका GS3 सिक्योरिटी है उसी का एक टाइप जो है आयरन डोम है। अलग अलग डिफेंस सिस्टम्स है जो कुछ अच्छे हैं, कुछ ज्यादा कैपेबल है, कुछ में कुछ एबिलिटी अलग है। तो ये आपको डिफेंस सिस्टम के बारे में मोटा मोटी किया है, ये आप समझ सकते हैं इससे। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है गवर्नमेंट में नोटिफाई एक्सपोर्ट रिफंड रेट्स बाय मे इन DGFT यादव। तो ये बेसिकली जो
रिफंड रेट्स हैं, ये स्कीम गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। इसका रिफंड रेट क्या होगा प्रोडक्ट बेसिस पर, ये गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया था अभी तक, जिसके कारण एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो रहा था, डिफिकल्टीज हो रही थी। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जल्द से जल्द इसको नोटिफाई करेंगे। तो ये स्कीम क्या है बेसिकली, ये स्कीम जो है 2020 में अनाउंस की गई थी। इसके पहले जो स्कीम था आपका MEIS स्कीम था, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, जो कि WTO के रूल के हिसाब से कंप्लायंट नहीं था, उसको कंप्लाई नहीं करता था, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको चेंज कर दिया। इस स्कीम में क्या है, रिफंड टू एक्सपोर्टर्स द इम्बेडेड सेंट्रल स्टेट एंड लोकल ड्यूटीज। तो जो ड्यूटीज या टैक्सेज उन्होंने एक्सपोर्टर्स ने ऑलरेडी दे दिए हैं, उसको रिफंड कर दिया जाएगा इस स्कीम के अंदर में, जो पहले नहीं था। दैट वे सो फार नॉट बीन रिबेटेड और रिफंडेड। अभी तक इस स्कीम में इसको रिफंड नहीं किया जाता था, जिसके कारण हमारे एक्सपोर्टर्स को डिसएडवांटेज होता था, क्योंकि भाई उनको जो ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है और उनका सामान जो महंगा हो रहा है कंपेयर टू अदर देशों के। तो अगर इसको अब रिफंड मिल जाएगा तो इससे क्या उनका सामान जो है सस्ता हो जाएगा और सस्ते दामों में बाहर में एक्सपोर्ट सामान को कर सकेंगे और उनको फायदा होगा। अंडर इट टैक्स असेसमेंट जो है उसको भी फुल्ली ऑटोमेटिक कर दिया गया है। बिजनेस को जो है जो एक्सपोर्टर्स है उनको रिफंड GST के थ्रू मिल जाएगा, ऑटोमेटिक रिफंड मिल जाएगा, तो ये भी अच्छी बात है। आपको जो पेपर वर्क कम हो जाएगा आपका। अवॉइडिंग डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन नहीं हुआ, क्योंकि आपको ये जो डबल टैक्सेशन मिल रहा था पहले, अलग अलग टैक्सेज आपको देने पड़े, तो उससे आप बच गए, GST के अंदर में आ गए आप, और कैस्केडिंग इफेक्ट जो आपका नहीं होगा। तो ये बेसिकली इस स्कीम का फायदा है, जिसका गवर्नमेंट जो भी टैक्स रेट जो है प्रोडक्ट वाइज नोटिफाई करेगी। तो फ्रेंड्स ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। हो आपका वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे आप शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, आप सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन जो यहाँ पर बेल आइकन जो उसको आप जरूर दबाएं, ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो के मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारा NCERT का, पॉलिटी का और जो इकोनॉमिक्स का जो वीडियोज है उसको आप जरूर देखें, आपको प्रिपरेशन में काफ़ी वो हेल्प करेगा। आप मुझे सोशल मीडिया पे इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।